हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा एक बार फिर से अपनी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि पुराने बच्चे तो जानते हैं कि मैं स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूं और अभी तक मैंने टोटल 5 गवर्नमेंट एग्जाम निकाले हुए हैं। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो भी जान लें। और अपने बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि उसको पर्सनली कुछ जानना हो जो प्रोफाइल के बारे में या प्रोफेशन के बारे में, तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। अभी हम यहाँ पे मेरा प्रोफेशन डिस्कस करने नहीं बैठे हैं, तो उसको छोड़ते हैं। बच्चे जानते हैं मैं रीजनिंग और साइंस पढ़ाता हूँ। ठीक है, रीजनिंग में अभी तक हम 15 चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, और एक दो चैप्टर बाकी हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 चैप्टर बाकी होंगे। ठीक है, रीजनिंग में। तो जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वो क्या करेंगे, वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर कंप्लीट 15 चैप्टर पढ़े हुए हैं, क्लास लेंगे। क्लास लेने से पहले नए पुराने से मतलब नहीं है, जिन्होंने क्लास नहीं देखी वो देखें। ठीक है, और जो भी क्लास लेंगे उसको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, क्लास लेने से पहले कॉपी पेन। आप कहेंगे सर कॉपी पेन क्या हो, गलत इंग्लिश लिखते हैं आप। कॉपी का मतलब तो जेरॉक्स होता है। तो आप बुरा मत मानिए, हम आपके लिए नोटबुक लिख देंगे। ठीक है, पर दिमाग नहीं लगाएंगे ज्यादा। ठीक है, कॉपी पेन आप लोग लेकर के बैठेंगे साथ में, जो भी आपको पढ़ाया गया है क्लास में उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। और जो जो क्वेश्चंस करवाते हैं क्लास में उनको खुद से करने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा जिसको भी चाहिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आप सोच रहे हैं कि थ्योरेटिकल चीजें आपको मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। वैसे तो अवेलेबल नहीं होती हैं चीजें, ये नोट्स हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई पीडीएफ नहीं है इसकी। ठीक है, फिर भी हम आपको अगर बना के दे भी दें हैंडमेड नोट्स वगैरह, फोटो खींच करके जैसे भी, तो आप नहीं पढ़ेंगे और हमारी मेहनत वेस्ट होगी। क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि बच्चा खुद से इतना नहीं, वो पढ़ा रह जाता है पीडीएफ मटेरियल वगैरह। मटेरियल तो कहीं भी मिल जाता है, आपको उसको पढ़ने के लिए सामर्थ्य चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाया तो आपको यहीं जाएगा, इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो आप खुद से करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फालतू टाइम खराब नहीं करेंगे, हम आएंगे मुद्दे पर। मुद्दा अपना है जनरल साइंस। जनरल साइंस जिन्होंने आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं दुखी ना हो, इससे पहले अभी तक सिर्फ एक ही क्लास हुई है। उस क्लास में हमने ज्यादा नहीं, हमने सिर्फ इतना बताया कि जनरल साइंस में अपन 3 चीजें पढ़ेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी की एक पीडीएफ दी गई है टेलीग्राम ग्रुप में, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी, और हमने स्टार्ट की फिजिक्स। ठीक है, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा है अभी यूनिट मेजरमेंट। ठीक है, तो हमने यूनिट मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बताई जो आपको याद रखनी है कि फिजिक्स, फिजिक्स मतलब भौतिकी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि फिजिक्स कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से, ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज के कौन से वर्ड से, फ्यूजिस से। इसका मीनिंग क्या होता है, नेचर। तो इनडायरेक्टली क्या होता है, नेचर, स्टडी ऑफ नेचर क्या कहलाती है, फिजिक्स। ठीक है, ये हमने आपको बताया पिछली क्लास में। अब आप कहें कि सर पूरी क्लास दोबारा से रिपीट कर दीजिए, तो नहीं होगा। आपको वो क्लास देखनी है तो देखिए, वहां पर जाकर के आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अभी मैं एक ओवरव्यू बता दे रहा हूं कि पहली क्लास में हमने ये पढ़ा। उसके बाद में हमने जाना कि जो फिजिक्स जो होती है, जो भौतिकी जो शब्द है वो दिया अरस्तु ने। और फादर ऑफ फिजिक्स आइजैक न्यूटन, उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपिया 1687 में। और फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया सर सीवी रमन, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था उसके लिए, उन्होंने रमन प्रभाव दिया था। ठीक है, उसके बाद में हम पहुंच गए थे कि इस चीज पे कि फिजिक्स को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, अलग अलग उनमें कंप्यूटर साइंस जो भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, मतलब चैप्टर वाइज उनको अलग अलग ब्रांचेस में बांट दिया गया। कि अगर आपको अपवर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना होगा, आपको ऑप्टिक्स पढ़ना होगा। आपको आवेश चार्जेस के बारे में पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना होगा,
आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना होगा। तो ठीक है, आपको मोशंस वगैरह पढ़ना हो तो आपको क्या पढ़ना होगा, एक्सेलरेशन वगैरह सब आपको मैकेनिक्स पढ़ना होगा। तो कुल मिलाकर के यही बात है कि अलग अलग ब्रांचेस में फिजिक्स को बांट दिया गया। तो हमने ये बेसिक फिजिक्स जानी थी और उसके बाद में हमने चैप्टर स्टार्ट किया यूनिट मेजरमेंट। तो यूनिट मेजरमेंट मैंने आपको बताया कि मूलभूत अपने फिजिकल क्वांटिटी ये बताया था शायद आपको, है ना। सबसे पहले ये बताया था आपको फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है हिंदी में भौतिक राशि। देखिए कंप्लीट जिन्होंने पहली क्लास ली है उनको फायदा मिलेगा नए बच्चों की तुलना में। जो सीधा इस क्लास पर आए हैं सेकंड क्लास पर उनको थोड़ा नया नया लग रहा है, पर जिन्होंने पहली क्लास ली होगी उनका तो रिवीजन हो गया यहीं पर, ठीक है। भौतिक राशि तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वह सभी राशियां जिनको मापा जा सकता है वो भौतिक राशि कहलाती है। इनको हमने दो भागों में बांटा था, ठीक है। मूलभूत राशि, तैयार रहिएगा आज बहुत लंबी क्लास चलेगी, पहले बता रहा हूं। आप में पेशेंस जरूरी है। आज मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा, भले क्लास 2 घंटे लंबी खींच जाए, क्योंकि हम ज्यादा नहीं खींचेंगे आपका सिलेबस। हम कोशिश करेंगे कम से कम क्लासेस में पूरी चीजें कवर कर ली जाए, ठीक है। मूलभूत राशि और दूसरा था व्युत्पन्न राशि, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था, इंग्लिश में इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इनको बोलते हैं डिराइव्ड। ठीक है, तो अब हमने क्या जाना था इसमें कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो राशियां होती हैं, जो भौतिक राशियां कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5 नहीं होती हैं, लाखों करोड़ों होती हैं। तो हम लाखों करोड़ों का डिस्कशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इनको अपन ने दो भागों में बांट दिया, मूलभूत राशि, व्युत्पन्न राशि। जो मूलभूत राशि थी वो अपने पास टोटल 7 थी, और जो 7 के अलावा जो भी बची हैं वो सब व्युत्पन्न है, ठीक है। इन 7 के अलावा जो भी है वो सब डिराइव्ड क्वांटिटी है। मूलभूत राशि गिन करके 7 है। अब मूलभूत राशि कौन होती है, वो राशियां जो केवल 7 है टोटल, जो कि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, स्वतंत्र होती हैं, मूलभूत राशि कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां मूलभूत राशियों के अतिरिक्त सभी राशियां व्युत्पन्न राशि होती हैं, और ये स्वतंत्र नहीं होती हैं, ये मूलभूत राशियों पर निर्भर होती हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है किलोग्राम, केजी। ये क्या है, ये मास है, तो ये हिंदी में बोलते हैं इसको द्रव्यमान, ठीक है। तो ये जो द्रव्यमान होता है ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। ये देखो एक और होता है समय, टाइम। बोले आपसे मैंने समय पूछा 12 बजे हैं, आपने बोला सर 12 बजे हैं, तो 12 जो टाइम हो रहा है 12 बजे वो किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता है। 12 बज गए, उसका दूरी से, उसका वजन से, उसका किसी भी चीज से, एरिया से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब जो पूरी तरह से आजाद है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। ऐसी टोटल राशियां 7 हैं, ठीक है। जो सातों राशियां मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में। अभी मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, मुंह से बोलूंगा, आप लिख सकते हैं, लिखूंगा नहीं। पहली थी जिसमें लेंथ, जिसको अपन ने एल से डिनोट किया था, ठीक है। दूसरी थी उसमें द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, मास को अपन ने एम से डिनोट किया था। तीसरी थी टाइम, ठीक है, जिसको अपन ने एस सेकंड, जिसको मेजर करते हैं सेकंड्स में, ठीक है। फिर एक था अपना टेम्परेचर, जिसको अपन नापते हैं केल्विन में, ठीक है। एक था अपना विद्युत धारा, विद्युत धारा इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसको अपन एम्पियर से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर अपना था ज्योति तीव्रता, ठीक है, जिसको अपन ने कैंडेला सीडी से डिनोट किया था। और फिर था लास्ट अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा, जिसको अपन मोल से डिनोट करते हैं। 1 2 3
ठीक है, ये जो 7 है ये अपनी क्या थी, मूलभूत राशि। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर पुरानी क्लास ही पूरी करवा रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, जुड़ते जुड़ते नई क्लास हो गई। ठीक है, ठीक है, ये हो गई अपनी मूलभूत राशि। ये क्या है, अपनी लेंथ। ठीक है, लिख देता हूं, ये अपना मास। ठीक है, ये है अपना टाइम, ये अपना टेम्परेचर, ये अपना इलेक्ट्रिक करंट, ये अपना क्या है, इंटेंसिटी है। ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, और ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, ये है ज्योति तीव्रता बोलते हैं इसको हिंदी में, लुमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी। मैंने पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, हाँ, तो ये अपनी थी मूलभूत राशियां। ठीक है, अब अपन ने क्या समझा था इससे, कि व्युत्पन्न राशियां समझा था। ठीक है, अब अपन ने इससे क्या निकाला, व्युत्पन्न राशियां। अब ये जो 7 मूलभूत राशि है वो किसी पे भी निर्भर नहीं करती, ये आजाद है। मूलभूत राशियां ये कुल गिन के 7 ही है, 8 भी नहीं हो सकती। इसके अलावा सभी व्युत्पन्न होती है और वो निर्भर नहीं होती है, मतलब वो सॉरी, वो निर्भर होती है इस पर, ये किसी पर निर्भर नहीं होती है। व्युत्पन्न राशि हमेशा निर्भर होती है इस पर। जैसे कि अपन देखते हैं एरिया, अपन ने देखा था, ठीक है, पहले भी देखा था। जैसे देख लीजिए वॉल्यूम, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, ये जब आप लिखोगे ना भी कॉपी में, इसके बगल में आपको पूरा पेज छोड़ना है, क्योंकि मैं आपको ये निकाल के तो बताऊंगा, इसके बाद में आप जो चैप्टर शुरू करेंगे वो इसी से लिंक करके करेंगे अपन, उसको अलग नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब मैंने आपको चीजें रिपीट क्यों की है, क्योंकि मैं आपको जो नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं वो इसी से जुड़ा के बताऊंगा। समझ गए? तो आपको इसके बगल में पूरा पेज छोड़ना है। ठीक है, ये देखिए वेलोसिटी, उसके बाद में एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, मोमेंटम। ठीक है, ट्रेन निकलने दीजिए। हाँ, तो हम देख रहे थे ये, और अभी तक आप कुछ नए बच्चे होंगे, सोच रहा हो सर इतना फास्ट फास्ट पढ़ा रहे हैं, इतना फास्ट फास्ट थोड़ी ना होता है, स्लो स्लो समझाया जाए एक एक चीज को। तो मैं उन सबको बता दूं, मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। अभी जो मैंने शुरू के जो 10-15 मिनट लगे हैं इस क्लास को, अभी 10-15 मिनट ज्यादा लंबी नहीं हुई है, इन 10 मिनट में आपको लग रहा है कि इतना तेज तेज सर ने पढ़ा दिया, इतना तेज तेज कोई थोड़ी ना पढ़ाता है, थोड़ा आराम से समझाया जाए बच्चों को। तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि आपने गलत किया है, आप सीधा इस क्लास पे आए हैं। इससे पहले एक क्लास आ चुकी है, वो देखिए। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी मैंने पिछली क्लास को रिवाइज किया है। ठीक है, अब जो पिछली क्लास जो 47 मिनट की क्लास थी, अब मैं दोबारा से उसको रिवाइज करने में 47 मिनट लूंगा, तो मैं अगली क्लास कब पढ़ाऊंगा? ठीक है, तो रिवीजन हुआ है अपना 10 से 15 मिनट में पिछली क्लास का। अब अपन उससे कनेक्ट करते हुए अगली क्लास पे चलेंगे। और मैं सभी को कहूंगा, ये क्लास जो भी देख रहे हैं वो पहले पिछली क्लास देखें, उनको फिर इस क्लास को देखने में दुगना मजा आएगा। आप सीधे इस पे आ जाएंगे बेसिक को समझे बिना। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, मैं आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको हमेशा क्लास 1 पहले देखनी है, फिर क्लास 2 देखनी है। ऐसा नहीं कि पहले क्लास 2 देख रहे हैं फिर क्लास 1 देख रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, अब ये चीजें हैं। तो अपन ने ये क्या है, मूलभूत राशि, मूलभूत राशि फिक्स होती है 7, इसके अलावा सभी होती है व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इंग्लिश अपने आप बार बार नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, ये 7 फिक्स है, ये बाकी सब है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती होती है, आजाद होती हैं। ये निर्भर करती हैं इन पर। कैसे निर्भर करती हैं, अब देखिए एरिया,
एरिया अपन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। मतलब चौड़ाई को भी मीटर में ही नापते हैं, लंबाई को भी मीटर में ही नापते हैं। और इसको वही मैंने बताया, इसको एम से डिनोट करते हैं, इसको मद्रास मास मास इसको केजी से डिनोट करते हैं, ये लीजिए। टाइम इसको के से डिनोट करते हैं, सॉरी शायद एस से। ये अपना, ये भी अपना टाइम ही है, ये टेम्परेचर है, इसको के से डिनोट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट है, इसको अपन ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए लेंथ एल है ना, तो इसको अपन मीटर में नापते हैं। अब भले ही ये लंबाई हो भले चौड़ाई हो, दोनों को मीटर में नापते हैं। तो मीटर गुना मीटर बराबर क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर। तो एरिया को अगर अपन कहें कि एरिया की यूनिट क्या है, तो क्या है एरिया की यूनिट, मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये अपने आप से नहीं आई, इसको अपन ने इससे निकाला। मतलब ये एरिया है, इसकी यूनिट किस पर डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड करती है, समझ गए। ये लेकिन ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। ये 7 होती है मूलभूत राशि और किसी पर डिपेंड नहीं करती है। ये बाकी सब होती हैं, लेकिन वो इन्हीं से मिलकर बनी होती है। वैल्यू देखिए, वॉल्यूम देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो भाई मीटर गुना मीटर 3 बार हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसकी यूनिट क्या आई, मीटर का क्यूब, ठीक है। समझ में आई बात। ओके, चाल देखिए, चाल हिंदी में बोलते हैं चाल, इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। चाल बराबर क्या होता है बच्चों, मैथ पढ़ी है आपने। चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। वही बात होगी फिर, दूरी दूरी किस में नापी जाएगी, लंबाई में, मतलब एम, और बटे में टाइम, सेकंड। तो भाई मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। और ये मतलब स्पीड किस किस पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड एक तो इस पर डिपेंड कर रहा है और एक इस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। स्पीड लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, स्पीड टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब ये डिपेंड कर रहे हैं इन पर और ये किसी पर नहीं। मतलब मूलभूत राशियां किसी पर निर्भर नहीं कर रही है और गिन के साथ है। रट लेनी है कि आपसे कोई पूछता है कि मूलभूत राशियां कितनी हैं, 7, कौन कौन सी, पूछ सकता है। आपको सातों की सातों रटी हुई होनी चाहिए। इनको रटना नहीं है, इनको निकालना है इनसे, पर इनको रटना है। आपसे कोई पूछता है फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं, तो आपको पता है 7, पूछ लेगा कौन कौन सी, तो आपको सातों के सातों याद होनी चाहिए। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। आपको सातों की सातों रटी हुई होनी चाहिए जुबान पे, ठीक है। अब वैसे ही अपन निकालेंगे वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं वेग। वेग क्या होता है, वेग होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए, अब आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस, ठीक है। तो इसको भी मीटर में ही नापते हैं, अपॉन सेकंड, ठीक है। तो इसकी यूनिट भी क्या हो गई, मीटर अपॉन सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको त्वरण। त्वरण को परिभाषा लिखिए आप, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ठीक है। तो समय के सापेक्ष, समय मतलब टाइम, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर, वेग मतलब वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन।
अब अपन ने वेलोसिटी ये रहा, अपन ने वेलोसिटी की यूनिट निकाली थी क्या, मीटर पर सेकंड, तो इसकी तो थी अपनी मीटर पर सेकंड, लेकिन एक और ऐसा आ गया, इसकी थी अपनी मीटर पर सेकंड, पर इसके भी बटे में एक और बार टाइम, तो एक और एस, तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया अपना एक्सेलरेशन। अब देखिए फोर्स, हिंदी में बोलते हैं बल। बल जानते हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें ताकत है वो पेल देगा। फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, अपन कार्य करते हैं फोर्स, ठीक है। फोर्स कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास देखिए, मास किधर है, ये रहा, क्या है, केजी इनटू एक्सेलरेशन अपन ने भी निकाला था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ये सब निकल जा रहा है। देखिए किस किस पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, केजी, मास पे, मीटर और सेकंड, मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब टाइम। मतलब फोर्स के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, फोर्स के लिए अपने को मास चाहिए, लेंथ चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है, तीनों चीज चाहिए, समझ गए। ऐसे ही अपना वर्क होता है, वर्क बराबर होता है एस डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आप खुद से निकालेंगे, ये आप खुद से निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट अपन ने निकाला था कहाँ, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम। फोर्स अपन ने निकाल ही रखा है, कहाँ गया, ये रहा, के जी। तो बस क्या होगा, देखिए फोर्स का अपन ने क्या निकाला, के जी इंटू एम पर सेकंड स्क्वायर, ये आया, इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम। बस हो गया, के जी, ऊपर भी एम स्क्वायर, नीचे एस स्क्वायर, ठीक है। उतारिए, आप लोगों को ये जो है ना मूलभूत राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, आप लोगों को कोई भी पूछता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूलभूत राशि कितनी है, जुबान पे होनी चाहिए, सात सातों के सातों रटे हुए होनी चाहिए। उतार लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, पोज करके। हाँ, तो आप सबने ये उतार लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको रिलेट करते हुए बताता हूं सब चीजें, ये आप कॉपी में उतार लीजिए, और क्योंकि मैं इसको बार बार यहां नहीं लिखूंगा, आप एक बार अपनी कॉपी में देखिएगा, एक बार यहां देखिएगा, ठीक है। बाकी सब ऐसा कैसा लिखा रहेगा, क्योंकि उनको मैंने बोला था आपको कॉपी में जगह छोड़ना, छोड़ के रखना। अब अपन आगे इसको कनेक्ट करते हुए स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, ठीक है। अपन स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, हाँ, चल सब ठीक है। क्या है अगला टॉपिक, लिखिए कॉपी में, राशियों के विमीय सूत्र, सूत्र सूत्र है, फॉर्मूला वाला, ठीक है। लिखे, डेफिनेशन लिखिए, लिखा देता हूं, आप लिखिए कॉपी पेन में। जब भी किसी भौतिक राशि, जब भी किसी भौतिक राशि को एम एल टी की घात, ये क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, आप अभी डेफिनेशन लिखिए। जब भी किसी भौतिक राशि को
एम एल टी की घात के रूप में लिखा जाता है, एम एल टी की घात के रूप में लिखा जाता है, तो यह उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, लिख लिए। अब आप कहेंगे सर ये एम एल टी किस बला का नाम है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। एम से होता है मास, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, एल से होता है लेंथ, और टी से होता है टाइम। ये लोको पायलट लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, ठीक है। राशियों के विमीय सूत्र, जब भी किसी भौतिक राशि को एम एल टी की घात के रूप में लिखा जाता है, तो उसे उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है। अब अपने साथ फंडामेंटल जो अपनी पढ़ी थी क्वांटिटीज, उसमें एक थी मास, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरी लेंथ, और तीसरी टाइम। आपको मेजरली इन तीनों पे काम करना है विमीय सूत्र के लिए, बस। बाकी की जो चार है वो आपके कहीं काम नहीं आएंगी। बस आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं, तो आप ये तीन नहीं बोल सकते, आपको बोलना होगा सात। कौन कौन सी, तो आपको सातों याद रखनी होंगी। एग्जाम में पूछ लेगा ऐसे, निम्न में से कौन मूलभूत राशि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा एक, समय। ठीक है, दूसरा दे दिया आपको, मान लीजिए ज्योति तीव्रता। तीसरा दे दिया आपको बल, और चौथा दे दिया आपको पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, निम्न में से कौन मूलभूत राशि नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए समय, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये तीनों मूलभूत राशि हैं। बल एक व्युत्पन्न राशि है, बल एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो इसका आंसर है बल। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सातों मूलभूत राशियां कौन कौन सी हैं। बाकी विमीय सूत्र में इंपॉर्टेंस इन्हीं की है, हर जगह इंपॉर्टेंस इन्हीं की है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि जो अपने यूनिट्स निकाल रहे हैं, मेजरमेंट यूनिट, मेजरमेंट जो है, जो सिस्टम आया वो कहां से शुरुआत हुआ, वहां पे भी यही तीनों थे। ठीक है। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे राशियों के विमीय सूत्र। जब भी किसी भौतिक राशि को एम एल टी, एम एल और ये टाइम टी, यहां पर अपन सेकंड नहीं लिखेंगे, टी, ठीक है, कि घातों के रूप में लिखा जाता है, तो वो उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। अब कैसे लिखते हैं, अब हम आपको बताते हैं। अब आपसे बोलेगा कोई क्वेश्चन, एरिया, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसी का, तो आप कैसे निकालेंगे, एम स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर। हाँ, मतलब ये किसको नापा था अपन ने, लेंथ को। एम किसकी यूनिट है, मीटर, लेंथ की, मतलब लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ने एम एल और टी की घात में लिखना है। इसमें टाइम का कोई रोल है नहीं, इसमें मास का कोई रोल है नहीं, तो ये हो गया एरिया का विमीय सूत्र। इस तरीके से समझ में आया। देखिए अब अगला देखते हैं, वॉल्यूम। ये क्या है, एम क्यूब।
एम मतलब मीटर, मीटर किसका था? लेंथ का, तो वही L3। इसमें कहीं मास का कोई रोल है, द्रव्यमान का? नहीं। इसमें कहीं टाइम का कोई रोल है? नहीं। तो ये है अपना एरिया का विमीय सूत्र, ये अपना वॉल्यूम का विमीय सूत्र। समझ में आ रहा है कैसे निकल रहा है? विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं? अपन ने क्या बोला था डेफिनेशन? जब किसी भौतिक राशि को MLT की घातों के रूप में लिखा जाता है तो उसे उसका विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं? ऐसे। निकाला कैसे, समझ में आया? ठीक है, एक और देखते हैं। ये परसेंट। ठीक है, अब ये देखिए अगला स्पीड। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ, मतलब लेंथ अपॉन टाइम, यही तो हुआ। स्पीड का मतलब यही हुआ। इसमें मास का कहीं पर रोल है द्रव्यमान का? नहीं। पर लेंथ का रोल तो है और टाइम का रोल भी है, दोनों का। दोनों का रोल है ना, तो लेंथ ऊपर है तो लेंथ कितनी बार है? इस एक बार, तो L1। अब टाइम क्या है? नीचे बटे में है, जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा? T माइनस का 1। ये क्या हो गया अपना? स्पीड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है किसी को कुछ समझ में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। सब समझ में आ रहा है? अब वेलोसिटी का भी सेम आएगा जो इसका है, क्योंकि देखिए ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम है। ठीक है, उतारिए, इसको उतारिए, उसको लिखा रहने दीजिए, उसको नहीं मिटाएंगे। होल्ड करके उतार लीजिएगा। एक्सेलरेशन देखिए अब। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? तो वेलोसिटी अपॉन टाइम में क्या आता है अपना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर किसका होता है? लेंथ का। ये बटे में है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 2 स्क्वायर, है ना? और मास का कोई रोल है क्या इसमें? मास का कोई रोल नहीं है। ये हो गया अपना एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए फोर्स। फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब इसमें अपने पास मास का रोल है, तो यहां पे मास का रोल है, तो इस बार आ गया अपना m1। एक्सेलरेशन क्या था अपने पास? L1 t माइनस 2, यही तो था, L1 t माइनस का 2। ठीक है, वर्क का आप निकाल के बताएंगे। और कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, कल वाली क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट में, जिसमें वर्क और एनर्जी के बारे में बात की थी। वो आप बताएंगे क्या बात की थी कमेंट सेक्शन में। और वर्क का विमीय सूत्र आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, विमीय को या वीमा को इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, लिख लीजिएगा, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, वर्क का विमीय सूत्र आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे, या फिर मुझे पर्सनली इंस्टा पर या कहीं पे भी बताएंगे। आप बताएंगे जरूर, मुझे जानना है कि आप सीखे। ठीक है, उतारिए।
ठीक है। अब अपनी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे आगे की तरफ मूव। हम आज ये बहुत लंबी क्लास लेने वाले हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना लंबी क्लास होगा। मतलब बहुत लंबी का मतलब ये नहीं है कि 10 घंटा 12 घंटा, पर हम मेरी क्लास जनरली 30 40 45 मिनट की होती है। 1 घंटे से ऊपर बहुत है, मेरी 1 घंटे की क्लास भी, पर बहुत कम है, और ये उन्हीं कम क्लासों में से एक है ये भी। अब अपन ने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं राशियां। ठीक है, अब इसको अपन ने दो भागों में बांटा है, बिना टाइम वेस्ट किए दो भागों में फटाफट से बांट दिया। ठीक है, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है अपना सॉलिड एंगल। ठीक है, हिंदी में बोल देते हैं समतल कोण। इसको बोलते हैं हिंदी में ठोस कोण। समझ गए? थोड़ा बैक पेन हो रहा है, उतर देखिए, एक सेकंड। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियां। इनको अपन ने मुख्यतः दो भागों में बांटा, समतल कोण, ठोस कोण, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, अब आप लिखिए प्लेन एंगल की डेफिनेशन। दो रेखाओं या फिर दो समतलों के बीच बनने वाला कोण समतल कोण कहलाता है। देखिए, बचपन से अपन पढ़ते आए हैं, ये क्या है? दो रेखाएं, इनके बीच में जो बनेगा कोण, या फिर मान लेते हैं दो समतल, मान लेते हैं कोई भी तल है, जैसे अपना कमरा है। ठीक है, कमरे में चार दीवारें हैं। अब मैं 3D में नहीं बना पाऊंगा, लेकिन दीवार है अगल बगल में, और ये इनके ऊपर छत है, और ये नीचे फर्श है। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये भी तो एंगल ही है, तो ये भी एक समतल कोण है, जो 90-90 डिग्री के चार एंगल हैं। ठीक है, तो दो रेखाओं या दो समतलों के बीच में बनने वाला कोण समतल कोण कहलाता है। ठीक है, उतार लिए? ठीक है, समझ गए? तो अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। प्लेन एंगल, दो रेखाओं या समतलों के बीच बनने वाला कोण समतल हाँ, तो देखिए, दो रेखाओं या समतलों के बीच बनने वाला कोण समतल कोण प्लेन एंगल कहलाता है। दो रेखाएं जैसे ये हैं, तो ये जो एंगल है ये एक समतल कोण है। ठीक है, और समझ गए? इसकी जगह पे कोई समतल भी हो सकता है, कुछ को जरूरी नहीं है। कोई मान लीजिए मैंने एक प्लेट ली, इसको ऐसे रख दिया, एक प्लेट ली, इसको ऐसे रख दिया,
जो एंगल बन रहा है बीच में वो समतल कोण है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब अपने को इसके बाद में क्या बताना है, इसकी यूनिट, एस आई यूनिट। अब आप पूछेंगे सर एस आई यूनिट क्या है, मत पूछिए, क्योंकि बिना पूछे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो एस आई यूनिट होती है इसकी रेडियन। अब आप कहेंगे कि सर बचपन से हमने पढ़ा है, जैसे मान लीजिए ये एक एंगल है, इसके बीच में थीटा कोई एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल है 60 का, तो अपन क्या लिखते हैं इसको, 60 नहीं लिख करके 60 डिग्री लिखते हैं। डिग्री ऐसे होता है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 80 डिग्री का एंगल बना रहा है, मैथ में पढ़ते हैं ना अपन। तो अब आप कहेंगे सर इसकी तो यूनिट डिग्री है, आप कह रहे हैं रेडियन है, तो आप तो बेवकूफ बना गए सर हमको। तो ऐसा नहीं है, इसकी यूनिट रेडियन ही है। बेवकूफ आपको मैथ वालों ने बनाया है, डिग्री डिग्री बोल के। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा है अपन रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। तो अब आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए समतल कोण, ये एंगल, इसको कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला है थीटा बराबर चाप की लंबाई, इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क बटा त्रिज्या। आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? अभी तक अपन ने कुछ खास ऐसा पढ़ा नहीं जिसमें आपको दिक्कत हो। डेफिनेशन बताइए प्लेन एंगल की, ऐसा यूनिट है इसकी रेडियन, फॉर्मूला है इसका निकालने का चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। ठीक है, अब आप कहेंगे सर डिग्री और रेडियन में हमें कंफ्यूजन होता है, तो देखिए कुछ भी नहीं होता है, जो पाई रेडियन होता है, पाई, वो बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, अब जैसे आपसे कहीं दे दिया गया है, आपको मान लीजिए 2 पाई/4 रेडियन, अब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट अपने आप कर सकते हैं। 1 पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, तो पाई की जगह पर अपन क्या रखेंगे, 180, 2 गुना 180 बटे में 4, 2 से 2 बार ये 90, 90 डिग्री, मतलब 2 पाई/4 रेडियन बराबर होता है 90 डिग्री के। ठीक है, आपसे बोल देगा एक पाई/4 रेडियन, तो अपन इसको डिग्री में निकालेंगे तो क्या करेंगे, पाई की जगह पे क्या रखते हैं 180 बटे में लगाएंगे 4, आएगा क्या 45 डिग्री, मतलब पाई/4 रेडियन का मतलब क्या है 45 डिग्री। तो अपन ने क्या सीखा कि रेडियन से अपन डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम अगर अपने को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, जैसे आपको बोल दिया कि 90 डिग्री है, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, तो जब भी किसी डिग्री को अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, तो उसको अपन पाई/180 से गुना कर देते हैं। जब इसका इसमें भाग लगेगा तो आएगा पाई/2, और यही है आंसर। अब जैसे 2 पाई/4, यही तो लिखा था, 2 से 2, यही तो मतलब है उसका भी, पाई/2। 2 पाई/4 लिखो, 2 से काट दिया इसको तो 2 बार, मतलब तो वही है, पाई/2 ही है ये भी। ठीक है, तो जब भी किसी डिग्री वाले को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो पाई/180 से गुना करेंगे। लिख लो, लिखो फटाफट, नोट डाल के, स्पेशल नोट, कि 1 पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब भी किसी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो,
रेडियन को डिग्री में, तो पाई की वैल्यू 180 रख देते हैं, ठीक है। और जब भी तीसरा पॉइंट डाल के लिखिए, जब किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बटा 180 से गुना कर देते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया? संबंध दोनों के बीच में कैसा संबंध है? अटूट संबंध। समझ में आया? डेफिनेशन, फॉर्मूला, रेडियन इसकी यूनिट, एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट क्या होती है इसकी चर्चा हम आपके बोले बिना आगे करेंगे। बाकी सब क्लियर है? चलो, दूसरा क्या था अपना? सॉलिड एंगल। जितनी जरूरत है अपने को एग्जाम के लिए उतना ही जानना है, भगवान नहीं बनना है, ठीक है। सॉलिड एंगल, ठोस कोण, ठीक है। तो हाँ, एक डिफरेंस और है, ये था सॉलिड एंगल। इससे पहले प्लेन एंगल में, जो अपना प्लेन एंगल था ना, एंगल, वो 2 डायमेंशनल होता है, 2D में होता है। और ये सॉलिड एंगल है ना, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2D होता है, ये सॉलिड एंगल 3D होता है। बस डिटेल में नहीं जाना है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको लिमिटेड चीजें पढ़ाऊंगा और उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब आपको भगवान बनना है, विद्वान बनना है तो आप बनिए, ठीक है। प्लेन एंगल 2D में होता है, सॉलिड एंगल 3D में होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सीधा सीधा था। अब अपन आए सॉलिड एंगल पे, ठीक है। जितना अपने को जानना है उतना अपन जान रहे हैं, डोंट वरी। ऐसी कोई चीज जो आपके लिए जरूरी है मैं ना बताऊं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। सॉलिड एंगल, अब इसमें भी अपने को कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सॉलिड एंगल, ठोस कोण, ये 3D में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसकी एसआई यूनिट, और तीसरा लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। देखिए इसमें 3D में कैसे होता है, वो 2D में होता है। वो 2D में दो रेखाओं के बीच में बनता है ये प्लेन एंगल। लेकिन सॉलिड एंगल की अगर बात की जाती है तो जैसे मान लीजिए कौन है 3D, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये 3D होता है कौन, कौन गोला अपन ने पढ़ा होगा 9th 10th में, ठीक है। तो इस जब भी इस तरह का एंगल निकाला जाता है तो सॉलिड एंगल है, और जब इस तरह का रेखाओं के बीच में निकाला जाता है तो प्लेन एंगल है, ठीक है। अब इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये देखिए ये एक ही है। तो ये जो गोला है इधर, ये जो वृत्त है, वृत्त सर्कल है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो इससे जो आएगा अपना वो भी निकलेगा, फॉर्मूला इसका ये फिक्स है, मतलब है ना, इसका सर्कल का एरिया बटा आर का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। इसकी एसआई यूनिट है स्टे रेडियन। बस, इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है, एग्जाम में इतना ही पूछता है, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन किसकी एसआई यूनिट है? सॉलिड एंगल, ठोस कोण की, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये 3 डायमेंशन में निकाला जाता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक। अब हम मूव करते हैं, ये अपन ने क्या पढ़ा दी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। अब हम इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो भी मैंने आपको बताया एसआई यूनिट, वो सब अभी तक अपन यूनिट निकाल रहे हैं ना। देखिए आप, अपन ने शुरुआत में पढ़ा कि 7 मूलभूत राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, जिसमें लेंथ पढ़ा, टाइम पढ़ा, मास,
टेम्परेचर, वो सब पढ़ा ना अपन ने, इलेक्ट्रिक करंट, वो सब पढ़ा अपन ने, जो भी जिसकी क्या, इसको अपन मीटर में नापते हैं, ये क्या है, ये यूनिट है इसकी। ठीक है, टाइम को अपन सेकंड में नापते हैं, ये क्या है इसकी, यूनिट है इसकी। इसको अपन केजी में नापते हैं, बताया आपको, ये क्या है इसकी, यूनिट है इसकी। फोर्स, बल जो होता है, जो अपन ने निकाला था फोर्स, एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन करके के जी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है, ये यूनिट है किसकी, फोर्स की। हाँ, तो उन्हीं यूनिट को निकालने के लिए सिस्टम आया, उन सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो अपन ने निकाला था, जो कुछ भी मूलभूत राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स, व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड जो है अपना फोर्स, उसकी ये क्या है, यूनिट है, ये इसकी यूनिट है, ये सब है ना, जो केजी मास की यूनिट है, सेकंड टाइम की यूनिट है, मीटर लेंथ की यूनिट है, ये सभी यूनिट अपन ने निकाल ली अभी तक। वो कहां से आई, उनको उनको नियंत्रित करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा स्याही डाल लेते हैं मार्कर में, हल्का चलने लगा है। बताइए, मार्कर भी हार जाता है, हम ही नहीं हारते। यहाँ भी होगा, वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा। By this cola very day. Carl the glass scotch. Eyes fill tear. Jump to life. Welcome. Life reverse gear. Love. Oh my love. You showed me. Kova. Holy kova. उल्टी तरफ घुमा रहा हूं, बताइए। हाँ, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो देखिए, टोटल सिस्टम ऑफ यूनिट पहले शुरुआत में दी गई, सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी है सीजीएस, ठीक है। लेकिन अब टोटल बताते हैं आपको, टोटल ठीक है, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, ठीक है। ये टोटल 3 यूनिट थी। अभी आप कहेंगे सर आप तो कैसे ऐसा यूनिट बताएंगे क्या होता है, आप बताने कुछ और लग गए। बताएंगे, वो भी बताएंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो अपने को क्या होती है, शुरुआत में 3 यूनिट्स, 3 सिस्टम बनाए गए यूनिट्स के, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। यहाँ पर जो सीजीएस, इसका मतलब क्या है, सी से मतलब है सेंटीमीटर, जी से क्या मतलब आएगा अपना, ग्राम, ठीक है, ठीक है, और एस का मतलब है सेकंड। यहां पर देखिए, एफ का मतलब क्या है, फुट, पी का मतलब क्या है, पाउंड, और एस का मतलब क्या है, सेकंड। सेम यहां पर एम का मतलब क्या है, मीटर, के का मतलब क्या है, केजी, और एस का मतलब क्या है, सेकंड्स। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बी में सूत्र पढ़े थे, जहां पे अपन ने इंपोर्टेंस किया था एम एल टी की पावर में, और मैंने उस टाइम पे आपको बोला था कि आपसे जब पूछा जाए कि टोटल मूलभूत राशियां, तो आपको बतानी है 7। उनके ऊपर क्वेश्चंस भी बन सकता है, कौन कौन सी, तो आपको 7 तो पता होनी चाहिए। निम्न में से कौन सी मूलभूत राशि है, निम्न में से कौन सी नहीं है, वो आप कब बता पाओगे, जब आपको 7 याद होंगे। उसके अलावा उन 7 का कोई रोल नहीं है, इंपोर्टेंट एमएलटी ही चलता है, मास, लेंथ और टाइम। यहां पर भी वही है, ये क्या है अपना मास,
द्रव्यमान, ये क्या है बीच में अपना मास, ये मीटर में ये क्या है लेंथ, ठीक है। और सेकंड ये क्या है टाइम। हाँ, तो अब आपने एक चीज नोटिस की कि नहीं की बताइए। जब मैंने आपको मूलभूत राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ाई, तब मैंने आपको यूनिट बताई थी मास की केजी, लेंथ की मीटर, और एक चीज और बताई थी मैंने आपको टाइम की सेकंड। आपने पढ़ी थी ना मैं मूलभूत राशियां, पेज पलट के देखिए, पेज पलट के देखिए, पेज पलट के देखिए, यही बताई थी मैंने। हाँ, तो ये आपको कहां नजर आ रही है तीनों, मीटर, केजी और सेकंड। मतलब इंडिया में जो फॉलो किया गया, इंडिया में जो फॉलो की गई सिस्टम, जो एमकेएस पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट, हिंदी में बोलते हैं इसको, सिस्टम ऑफ यूनिट को मात्रकों की पद्धति, की पद्धति, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको। अब अपन इंडिया में जो फॉलो करते हैं वो अपन एमकेएस पद्धति। देखिए ना, मैंने आपको जो मूलभूत राशियां बताई 7, उनमें मैंने आपको मास को बताया केजी, मीटर बताया और सेकंड बताया। कहीं पर मैंने आपको बोला कि अपन सेंटीमीटर, ग्राम, कहीं पे भी नहीं, किलोग्राम और मीटर, फुट, पाउंड, कहीं पे भी बोला नहीं। मतलब इंडिया में अपन जो फॉलो करते आए हैं शुरू से, वो एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम अपन ने फॉलो किया है। तो कुल मिलाकर के सिस्टम ऑफ यूनिट कितने, 1, 2 और 3 थे, ठीक है, समझ गए। लेकिन फिर इसके बाद में हुआ क्या, इसके बाद में हुआ ये टोटल यूनिट बना दी गई 3 सिस्टम ऑफ यूनिट, एक एफपीएस, एक एमकेएस, एक सीजीएस। तो हर देश अपनी मनमानी करने लगा। जैसे इंडिया, इंडिया में क्या होता था, अपन ने एमकेएस को फॉलो किया। अंग्रेज बोल रहा है कि मैं एफपीएस को फॉलो करूंगा, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बोलती है। चाइना बोलता है नहीं नहीं हम तो सीजीएस को फॉलो करेंगे। तो वो इस हिसाब से चल रहे हैं, ये इस हिसाब से चल रहे हैं, वो इस हिसाब से, सबका अलग अलग हो रहा है। अब मान लीजिए हम यहां से कोई चीज इस पद्धति, हम यहां से गुड़ लेकर के गए, सोना तो बोलेंगे नहीं हम, सोना तो चोर ले गए, चोर, हाँ यही है, सोना तो चोर ले गए, सोने की चिड़िया कहां बचा। अब हम यहां से गुड़ लेकर के गए, हम पहुंच गए ब्रिटेन में, साला हम इस पद्धति में लेके गए थे, इस पद्धति में कन्वर्ट हो गया अपने आप वहां पे एंटर होते ही। तो ये क्या हुआ, बहुत बड़ी बकलोली होने लगी। तो उसके बाद में सीजीपीएम करके एक इंस्टीट्यूट है, सीजीपीएम, इसकी जब मैं फुल फॉर्म बताऊंगा ना आपको तो आपको चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म इन वर्ड से मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा मैं। तो ये इंस्टीट्यूट है जो इन सबकी देखरेख करता है, इनको कंट्रोल करता है, सिस्टम को, सिस्टम जो भी यूनिट्स के सिस्टम है इनको ये कंट्रोल करता है। तो इसने देखा कि ये तो सब अपनी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, तो उन्होंने इन तीनों को कॉमन रखते हुए एक नई यूनिट निकाल दी, एसआई यूनिट, और बोला गया कि सभी देशों को एसआई यूनिट को फॉलो करना होगा, ठीक है। अब जो मैंने आपको मूलभूत राशियां पढ़ाई थी उसमें केजी एम एस पढ़ाया था, जो कि एमकेएस में है, सेम टू सेम वो का वही केजी, मतलब ये है ना एमकेएस वाला, मीटर, केजी, सेकंड, ये का ये सेम एसआई में छाप दिया। इसका मतलब क्या हुआ, एसआई यूनिट ने क्या किया, जो अंग्रेजों की ये थी एफपीएस, ब्रिटिश में जो चलती थी, उसकी वैल्यू ना रही, अपने इंडिया की ही वैल्यू रही। मतलब ये नहीं कहूंगा, मैं तो इंडियन हूं इसलिए बोल रहा हूं, इंडिया की वैल्यू रही, बाकी कोई ऐसा परसेप्शन नहीं था कि इंडिया यूज करता है इसलिए। पर हाँ, एसआई यूनिट एक्चुअल में तुमसे पूछा जाए क्या है,
तो एसआई यूनिट एक एमकेएस यूनिट का ही कॉपी पेस्ट वर्जन है और कुछ भी नहीं है। एम एक नया नाम दे दिया गया एमकेएस को कॉपी पेस्ट करके, नया नाम दे दिया एसआई और बोला आप सबको उसको मानना होगा, ठीक है। और ये किसने किया? सीजीपीएम ने, ठीक है। सीजीपीएम की फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं इसके बाद में, पहले उतार लीजिए। उतार लिए, ठीक है। तो अब देखिए ये सब आप उतार लिए हैं तो इधर लिख ही देता हूं पहले। हाँ, अब ये देखिए एक सीजीपीएम करके एक इंस्टीट्यूट हुआ जो कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कंट्रोल करता था। इसने ये सब जब देखा कि सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस इनको लेकर के अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने उन सबको कॉमन रखने के लिए एक कॉमन यूनिट निकाल दी, एसआई यूनिट। कब? 1960 में। ये लिंक मिलेगा आपको गूगल पर, अगर आप गूगल करेंगे। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी को, तो उसमें मिलेगा आपको 1971। तो आप बोलेंगे कि सर सही कौन सा है? अब मैं तो भगवान हूं नहीं जो मैं बता दूं सही हूं, मैं उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुआ था। तो मैं तो बुक को भी सही मानता हूं, उसको भी सही मानता हूं, और है भी दोनों ही सही। किसी ना किसी रीजन से दोनों चीज लिखी हुई है। तो आंसर क्या करना है? जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की, या तो ऑप्शन में ये होगा या ऑप्शन में ये होगा, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं होंगे। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा आपको कर लेना है। अगर ऑप्शन में 1971 नहीं है तो 60 के साथ जाएंगे, अगर 60 नहीं है तो 71 के साथ जाएंगे। दोनों एक साथ ऑप्शन में कभी नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर कभी भी दोनों ऑप्शन देगा, अगर मान लीजिए दे दिया है तो वो गलत क्वेश्चन काउंट होगा, उसका आपको बोनस नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 1960 में एक ऐसा यूनिट की खोज की गई, और जो कि कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट वर्जन है एमकेएस का, जिसको सबको फॉलो करना है। अब जो सीजीपीएम है इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका देखिए जनरल और कॉन्फ्रेंस तो ठीक है, पर वेट और मेजर का पीएम से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी यही है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि मात्रक पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट को कंट्रोल करता था। उसने इन सबको कंबाइंड से एक ही यूनिट को फॉलो करने के लिए 1960 में एसआई यूनिट दी, ठीक है, जो कि एक कॉपी पेस्ट वर्जन है एमकेएस का, ठीक है। और इंडिया इसी को फॉलो करता है। इंडिया तो पहले भी इसी को ही फॉलो करता था, लेकिन इसका नाम एमकेएस था, ठीक। समझ गए? छाप लो, ऐसे मत लिखना जैसे मैंने लिखा है कि पहले इसको लिखा फिर इसके ऊपर ये लिख दिया। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा, पर ये आपको इसके नीचे लिखना, ठीक है। छाप लो, खोज करके लिख लेना, मिटा रहा हूं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
ठीक है, ऐसे करके लिख लीजिएगा। चैप्टर खत्म करना है मतलब खत्म करना है। हाँ, तो बीच बीच में कोई ना कोई आता रहता, थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीजीएस दिखाई दे रहा है ना, सीजीएस। ठीक है, सिस्टम गिवन बाय, सीजीएस सिस्टम किसने दिया? CAR, कार्ल गोज, डबल एस है। ठीक है, कार्ल गोज ने दिया। ठीक है, कब दिया? 1832 में। हाँ, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, सबसे पुराना सिस्टम माना कि इंडिया एमकेएस को फॉलो करता था, उसके बाद में एसआई आया सबको कॉमन करके। एसआई क्या है? इसी का कॉपी पेस्ट, इसको कॉपी किया और बना दिया एसआई। ठीक है, मान लिया। लेकिन एमकेएस कोई बड़ी चीज नहीं है, सबसे पहले जो खोजा गया था ना वो सीजीएस ही था। ठीक है, तो किसने किया था इसको, किसने दिया था ये सीजीएस सिस्टम? कार्ल गोल, 1832 में। ठीक है, इसलिए इसे कार्ल गोज ने दिया था, इसी वजह से इसे है ना गोजियन सिस्टम भी कहते हैं। आपसे पूछ सकता है वो, गोजियन सिस्टम किसे कहा जाता है? तो सीजीएस, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, एम के एस। ठीक है, अब ये किसने दिया था? एम के एस इज गिवन बाय, जियोवानी। अजीब नाम है इनके, लेकिन आपको याद रखने होंगे। ठीक है, ये इनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको मतलब ऑप्शन देख के याद आ जाना चाहिए। ठीक है, कब दिया था? 1901 में। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, एमकेएस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? मैट्रिक सिस्टम। तीसरा क्या था अपना? एफपीएस। ठीक है, एफपीएस। ठीक है, ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, इधर बाय लिख देते हैं। ठीक है, बाय ब्रिटिश। ठीक है, और ये कब दिया गया था? एफपीएस 1861। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं पता है? इसलिए इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें आपको एक चीज पता लगी कि किस किस की खोज किस किसने की थी। पहला पॉइंट, आपसे पूछा जाए दूसरा, इनके दूसरे दूसरे नाम, गोजियन सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। दूसरा चीज, तीसरा चीज इसमें क्या पता लगा कि सबसे पुराना कौन है? सीजीएस 1832। सबसे नया कौन है? एमकेएस 1901। और बीच में दोनों के एफपीएस। मैंने आपको लिखवाया था इसी क्रम में, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सबसे पुराना, फिर ये सबसे नया एमकेएस। और इन सबसे नया इनको मिलाकर के एक बना दिया गया एसआई 1960, वो सबसे नया। ठीक है, और जिसको अभी फॉलो किया जाता है सबके द्वारा, हर कोई इसको फॉलो करता है। ठीक है, उतारिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ऑलमोस्ट अपना चैप्टर खत्म होने वाला है, 5 मिनट और बस। ठीक है, उतार लिए होंगे।
अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नॉर्मली बेसिक चीजें आपसे पूछ लिया, जैसे फोर्स की यूनिट, या फिर मात्रक बोलते हैं हिंदी में। हाँ, एक चीज और, मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, जो भी मेरी क्लास देख रहा है यूट्यूब पर, वो टेलीग्राम पे जरूर जुड़े, क्योंकि ये यूनिट्स है ना, इंपॉर्टेंट यूनिट्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने वैसे आपको बताए हैं, फोर्स का, वर्क का, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, इन सब का मैंने आपको बताया है अभी निकाल करके। लेकिन कुछ एक चीजें मैंने नहीं भी बताई हो सकता है, मतलब मैंने आपको समझा तो पूरा दिया है, और कुछ एक चीजें आपको एक आध यूनिट एक्स्ट्रा याद रखनी हो, उनके लिए मैं आपको लिख करके एक पेज में ग्रुप में भेज दूंगा। लेकिन उसके लिए आपका ग्रुप में होना जरूरी है। आप सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देख के चले जाएंगे, काम नहीं चलेगा। आपको हमारे साथ टेलीग्राम पे या इंस्टा पे या किसी भी जगह, इंस्टा पर मैं पीडीएफ नहीं भेज सकता क्योंकि वहां पे ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको टेलीग्राम पे जुड़ना होगा, ठीक है। आपको कंटेंट मिलेगा, भर भर के मिलेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ पाते हैं। आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपकी इच्छा नहीं है सरकारी नौकरी लगने की, तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, फोर्स की यूनिट, अब इसकी जो एसआई यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन, जिसको, ठीक है, एन, और इसकी एसआई यूनिट ये होती है। और अगर अपन बोलते हैं इसकी सीजीएस यूनिट कौन क्या बताइए, तो सीजीएस यूनिट होती है इसकी डाइन, डी वाई एन ई, हिंदी में बोलते हैं डायन, एक थी डायन, ड से डमरू वाला है, एक थी डायन, ठीक है। तो ये है इसकी एसआई यूनिट, ये है इसकी सीजीएस यूनिट। इस पे एक क्वेश्चन और बनता है कि एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं, ठीक है। उतार लीजिएगा ये। दूसरा लिखते हैं वर्क, कार्य, ठीक है। इसकी देखो एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है अपनी, अर्ग, और एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है। उतार लो, ये सीधा क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अब मैंने शुरू में एक चीज आपको बोली थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैं कोई भी चीज भूलता नहीं हूं, और मैं कोई भी डाउट छोड़ता नहीं हूं, ठीक है। अपन ने व्युत्पन्न राशि निकाला था, उसमें था स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। ये था अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये था अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। जो जो चीज मुझे लगती है कि मुझे क्लियर करनी चाहिए हाथों हाथ, तो सब मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। देखिए, इसको क्या समझाने वाला हूं मैं, थोड़ी सी हवा खा लेता हूं, गर्मी बहुत है, 2 सेकंड। तो हमने शुरू में पढ़ा था स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिससे हमने यूनिट क्या निकाली थी, डिस्टेंस मतलब लेंथ अपॉन टाइम, ये भी अपनी लेंथ अपॉन टाइम, सेम चीज थी, यही तो आया था मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों का यूनिट तो सेम आ रहा था, लेकिन मैं आपको बोला था डिफरेंट चीज है क्या है, फिर स्पीड और वेलोसिटी अलग क्या हुआ। अब देखिए डिस्टेंस, ये जैसे कोई पॉइंट है अपना ए, जो मैंने पिछली क्लास में बताया है, फिर बता देता हूँ, पिछली क्लास में ऊपर कोने में बताया था अच्छे से।
यहां से कोई राम है, श्याम है, लक्ष्मण है, गीता है, सीता है, तो कोई गीता है, ठीक है। वो यहाँ पॉइंट ए से चलना शुरू करती है और पॉइंट बी पे जाकर के रुक जाती है, ठीक है। और बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है, ठीक है। तो ये क्या है, जो ए से बी के बीच में जो गीता ने तय किया 100 मीटर, ये डिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको अपन, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको, कोई फर्क नहीं है। फर्क अभी आपको समझाएंगे दोनों में क्या होगा। पर ये तो गीता था, लेकिन अब एक अजय नाम का लड़का था, उसने क्या किया, ए से बी पर गया और बी से वापस ए पर आया, ए से बी पे गया और बी से वापस ए पर आया, मतलब 100 मीटर गया और 100 मीटर वापस आया, तो इसने 200 मीटर, ए से निकला बी तक गया 100 मीटर और बी से वापस आया, ये क्या की ए से बी पे जाके रुक गई, ठीक है। तो इसने 200 मीटर की क्या किया, डिस्टेंस कवर की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं अपन, इसका वो होगा 0। तो इससे क्या समझ में आया कि दूरी तो क्या होती है कि तुमने टोटल जितना चला उतना वो दूरी हो गया, पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी और न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की न्यूनतम और सीधी दूरी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। हिंदी में विस्थापन बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। अब उसने, अजय ने ए से शुरू किया और ए से ही खत्म किया, मतलब जहां प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। अब मान लीजिए यहां से बी तक जाता और वापस ये लौटता यहां पर किसी बिंदु पर, जो कि यहां से 30 था, ठीक है, यहां से 30 मीटर दूर था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 30, लेकिन डिस्टेंस क्या होता, 100, और ये 70 वापस आया, 170। तो दूरी तो क्या होती, सॉरी, दूरी क्या होती, 100 और ये 70, 170 होती डिस्टेंस, पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 30 होता है। समझ गए, मतलब अंतिम बिंदु ये होता, तो मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, सीधी दूरी विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, ठीक है। एक चीज और, डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, एक और डिफरेंस बताते हैं आपको। ये है दूरी, ये है विस्थापन, ठीक है। ये एक अदिश राशि है, इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर, और यह एक सदिश राशि है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। लिख लो। अब डेफिनेशन लिख लो डिस्प्लेसमेंट की, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम व सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है, ठीक है। ठीक, अब देखिए, आपको बताते हैं स्केलर, जो भी लिखाया स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। सदिश और अदिश राशि, स्केलर, अदिश,
लिखिए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर अदिश, वेक्टर सदिश राशियां। तो आप स्केलर की डेफिनेशन लिखिए, वे सभी राशियां, वे सभी राशियां जिनका परिमाण तो होता है, परिमाण, और इंग्लिश में बोलते हैं परिमाण को मैग्नीट्यूड, MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड। ठीक है, वे सभी राशियां जिनका परिमाण तो होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होती, लेकिन कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, और वर्क, ये सब स्केलर अदिश राशि है। ठीक है, वे सभी राशियां जिनका परिमाण मैग्नीट्यूड तो दिया होता है पर कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है। देखिए स्पीड, अगर आपसे कोई पूछता है कि गाड़ी कितनी स्पीड पर चल रही है तो आप बोलेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, उसका परिमाण, पर उसका डायरेक्शन का, स्पीड का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आपसे पूछा टाइम बजे हैं, भाई आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, बोले मेरी घड़ी में 4 बजा है। आप ये बोलेंगे मेरी घड़ी में 4 उत्तर दिशा में बजा है, नहीं ना। तो मतलब डायरेक्ट समय का भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। डिस्टेंस, आपने मतलब आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, बोले 5 किलोमीटर, डिस्टेंस नहीं। जब डिस्टेंस बता देंगे साथ में कि 5 किलोमीटर पूर्व, तो विस्थापन हो जाएगा, वो डिस्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है, वर्क, आपने बोले कितना काम किया, आप कभी डिस्टेंस में नापते हैं, नहीं। ठीक है, ये सब क्या है, अदिश राशियां। वेक्टर, सदिश, डेफिनेशन लिखिए, वे सभी राशियां जिनका परिमाण मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ उनकी दिशा, इंग्लिश में बोले तो डायरेक्शन भी होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फोर्स, ठीक है, वही डिस्प्लेसमेंट जिसका हम तीर से रामायण गा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में एक्सेलरेशन, ठीक है, कोई आया, एक सेकेंड। हाँ, तो हम देख रहे थे, एक सेकेंड, हाँ हम देख रहे थे, स्केलर राशि अपन ने पढ़ लिया था, वेक्टर पढ़ रहे थे। तो वेक्टर मतलब सदिश जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी हुई हो, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। देखिए हमारे गांव में क्या होता था, कभी कभी किसी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई तो अड़ोस पड़ोस से बुलाते हैं, ए भाई आना धक्का देना, अड़ोस पड़ोसी कह देते ना धक्का देना, तो अपन क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स एक डायरेक्शन में लगता है, धक्का लगता है ना, तो उसमें डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए जैसे मैंने बोला था इसमें डिस्टेंस में कि आपके स्कूल की आपसे घर से दूरी कितनी है, तो बोले 5 किलोमीटर, तो वो है आपके डिस्टेंस। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत लंबा हो गया, कोई छोटा रास्ता बताइए। तो बोले काम करना, रास्ते में पेट्रोल पंप आता है, उसके बीच से कच्चा रास्ता जाता है, वहां से कूद के आप निकल जाइएगा, आपको छोटा पड़ेगा। तो वो डिस्टेंस नहीं है, वो है डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला आपको प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम व सीधी दूरी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलरेशन क्या है, v बाई टी, वेग में परिवर्तन की दर, मतलब स्पीड में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये चेंजेस हो रहा है तो क्या हो गया, एक वेक्टर राशि हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
अपन आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे, चैप्टर भी यहीं पर खत्म करेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगली क्लास के लिए नहीं छोड़ूंगा कि एक चैप्टर को मैं 5-6 क्लास ले जाऊं, खत्म करेंगे। ठीक है, अपना यूनिट मेजरमेंट खत्म हुआ। ठीक है, इसके क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी पड़ी हुई है। अगर आपको नहीं मिली है तो हम दोबारा से भेज देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, कुछ अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, कुछ बुरा लगता है तो भी बोलिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।